साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। भारत का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 29 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे तीसरा अध्याय विविध, और ये इसका अंतिम अध्याय है। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। कराची वर्तमान में पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत में ही था, क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा बहुत बाद में हुआ। बाद में 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई, यानी इसकी औपचारिक स्थापना 28 जनवरी 1882 को, और जबकि शुरुआत 50 में ही हो गई थी। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा अर्थात स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई। ये भी ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोगैस संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों प्रदान करता है। ये ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है, यानी इससे लगातार ऊर्जा मिल सकती है। यह कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगम कचरे एवं सीवेज आदि से उत्पादित होता है। बायोगैस संयंत्र के बारे में जिसको ठीक से नहीं है जानकारी, तो आप इसको अलग से अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। और ग्रामीण स्तर पर बायोगैस संयंत्र को ही नॉर्मली गोबर गैस संयंत्र कह दिया जाता है। थुम्बा बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम के निकट अवस्थित है। प्रोफेसर साराभाई के नेतृत्व में गठित अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इसको लोग थर्ल भी कहते हैं और टर्ल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना का निर्माण 1962 में और वर्ष 63 में थर्ल्स की स्थापना कर दी गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा जियोमैग्नेटिक इक्वेटर के निकट स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न आते हैं यहाँ से कि थुम्बा में ही क्यों बनाया गया है और जगह क्यों नहीं। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अर्थात बार्क मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो श्रीहरिकोटा और बार्क, इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। पोखरन राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। पोखरन में हमारे न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण में ही किया गया था। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात अर्थात 2014 में एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप हैदराबाद अर्थात तेलंगाना में एक नए विश्वविद्यालय के रूप में प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का गठन हुआ, जबकि आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मुख्यालय हैदराबाद से गुंटूर स्थानांतरित कर दिया गया। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है अप्सरा, और ये ट्रॉम्बे में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका परिचालन अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ। सिटी ऑफ ब्रॉन्ज की संख्या से अभिग्रहित मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। इसको सिटी ऑफ ब्रॉन्ज और पीतल नगरी भी कहते हैं। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित चंदेरी में हाथ से बुनी हुई साड़ियां निर्मित होती हैं। चंदेरी साड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारसी सिल्क निर्मित साड़ियां विश्व में प्रसिद्ध हैं। यहाँ बनारसी सिल्क एवं बनारसी जड़ी साड़ियां उत्पादित होती हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम में कांचीपुरम सिल्क साड़ियां बनती हैं। तो चंदेरी साड़ियां, बनारसी साड़ियां और कांचीपुरम इंपॉर्टेंट है, इसलिए कांचीपुरम को गोल्डन सिटी या वाराणसी ऑफ द साउथ की संज्ञा दी जाती है। डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर है। यहीं पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। जंगल महल क्षेत्र पश्चिमी बंगाल राज्य में अवस्थित है। यह क्षेत्र नक्सली गतिविधियों का केंद्र रहा। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। भारत में भूमिगत रेलवे अर्थात मेट्रो रेल की शुरुआत
कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर प्रश्न आते हैं। भारत में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चली? कलकत्ता में। अलीबाग महाराष्ट्र राज्य में स्थित अवकाश सदन के रूप में प्रसिद्ध है। बालापुर महाराष्ट्र राज्य का शैल रासायनिक संकुल के रूप में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र राज्य का रत्नागिरी जिला मत्स्य केंद्र एवं आम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। रत्नागिरी मत्स्य केंद्र और आम उत्पादन। टिड्डियां भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। टिड्डियों के नियंत्रण हेतु भारत में 10 टिड्डी मंडल कार्यालय स्थापित है। टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय फरीदाबाद में है तथा टिड्डी क्षेत्र अन्वेषण केंद्र बीकानेर में है। टिड्डी मंडल कार्यालय बाड़मेर, जैसलमेर, चुरू, फलौदी, पालनपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, नागौर, जालौर एवं भुज में है। तो हमारे यहाँ जो टिड्डियों का हमला होता है वो टिड्डियाँ पाकिस्तान साइड से आती हैं और राजस्थान के रेगिस्तान में जो रेत है वहाँ अपने अंडे देती हैं और उसके बाद वहाँ से ये गुजरात, मध्य प्रदेश इस एरिया में आगे को बढ़ती हैं और कभी कभी ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में भी चली जाती हैं। आगे प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? खाद और शक्ति दोनों देता है बायोगैस संयंत्र। ऑप्शन सी, बायोगैस संयंत्र से शक्ति तथा खाद दोनों प्राप्त होता है। यह ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। यह कृषि अपशिष्ट, गोबर, नगर निगमों के कचरे एवं सीवेज आदि से उत्पादित होता है। प्रश्न 2, कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक द्वारा द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया गया? तो ये स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1986 में। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा अर्थात स्पीड पोस्ट 1 अगस्त 1986 को आरंभ की गई। प्रश्न 3, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? विश्व में नाइट्रोजनी उर्वरक का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अब यहाँ देखो प्रश्न 2003 का है और गलत पूछा, इन्होंने ऑप्शन ए दे रखा है। वर्तमान में अगर हम देखें तो नाइट्रोजनी उर्वरकों का जो सबसे पहले नंबर का उत्पादन है वो चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा रूस है, चौथा यूएसए। अब उत्पादन के अलावा अगर हम इनका उपभोग देखें तो उपभोग के मामले में चीन पहला है, भारत दूसरा है, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर काफी होता है। दूसरा ऑप्शन है, विश्व में इस्पात उत्पादन में भारत विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश है। अब 2003 के हिसाब से वर्तमान में अगर देखें तो इस्पात उत्पादन में पहला नंबर चीन, दूसरा नंबर भारत, तीसरा जापान, चौथा यूएसए का। और इसके उपभोग में चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे नंबर पे, यूएसए तीसरे पे, जापान चौथे पे। नेक्स्ट है, विश्व में रेशम का भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। तो रेशम वर्तमान में भी चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर, उज्बेकिस्तान तीसरे नंबर पर। उपभोग के मामले में देखें तब भी चीन पहला नंबर, भारत दूसरा और यूएसए तीसरे नंबर पर। कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का तृतीय स्थान, लेकिन वर्तमान में चीन पहला नंबर, भारत दूसरा नंबर है, यूएसए तीसरे नंबर पर है। चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर, इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर और यूएसए चौथे नंबर पर। और कोयले के उपभोग में देखें अगर तो चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर, यूएसए तीसरे नंबर पर। बाकी डिटेल इन्होंने यहाँ दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ जो दिए हैं उनमें अधिकांश में भारत दूसरे नंबर पर ही, चीन पहला, भारत दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न 4, निम्न में से विश्व में कौन सा देश उर्वरक उत्पादन तथा उपभोग के रूप में तीसरे स्थान पर है? प्रश्नकाल में तीसरे पर था, वर्तमान में दूसरे पर। उर्वरक उत्पादन और उपभोग दोनों के मामले में चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर पर। प्रश्न 5, टिड्डियां भारत में प्रवेश करती है, ये पाकिस्तान की तरफ से आती है। प्रश्न 6, कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत ढूंढना है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, तुम्बा केरल में है, बार्क तो मुंबई में था, पोखरन जम्मू कश्मीर में, पोखरन राजस्थान में। बाकी सही मैचिंग इन्होंने यहाँ दे रखी है। प्रश्न 7 है, मुंबई के आसपास कई विशिष्ट नगर विकसित किए गए हैं, विशिष्टताओं और नगरों की सूची को सम्मिलित इनको देखना है। नगर और विशिष्टताएं, अलीबाग, बालापुर, न्यावा सेवा, रत्नागिरी। मुझे पता है न्यावा सेवा बंदरगाह है, सी को 4 से मिलाया, यानी ए और सी नहीं हो सकता। रत्नागिरी मत्स्य और आम, ध्यान आया, यानी डी का 1, तो मुझे दिखा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर मिल गया। आप अपने हिसाब से मैचिंग कर सकते हैं।
डिटेल नीचे दिया है। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए चारों नगर महाराष्ट्र राज्य के हैं जिनकी विशिष्टताएं: अलीबाग अवकाश सदन के रूप में प्रसिद्ध, बालापुर सेल रासायनिक संकुल, नावा सेवा पूर्णतः मशीनीकृत बंदरगाह, रत्नागिरी मत्स्य केंद्र। प्रश्न 8, भारत में एक ऐसा स्थान है जहां यदि आप समुद्र किनारे खड़े होकर समुद्र का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि दिन में 2 बार समुद्री जल तटीय रेखा से कुछ किलोमीटर पीछे की ओर चला जाता है और फिर तट पर वापस आता है, और जब जल पीछे हटा होता है तब आप वास्तव में समुद्र तल पर चल सकते हैं। यह अनूठी घटना कहाँ देखी जाती है? यह होती है चांदीपुर उड़ीसा में। उपयुक्त परिघटना उड़ीसा राज्य के चांदीपुर समुद्री तट पर घटित होती है। ऐसा दिन में 2 बार ज्वार भाटे के कारण होता है। जब भी आप ज्वार भाटे के टॉपिक को सही से पढ़ेंगे तो ये सब कुछ आपको बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा। प्रश्न 9, थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित में से कौन सा था? थुम्बा में क्यों था? ध्यान करो। जियोमैग्नेटिक आया कुछ याद? ऑप्शन सी, वह भूचुंबकीय विषुवत रेखा के बिल्कुल नजदीक है। थुम्बा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के निकट अवस्थित है। जो प्रोफेसर साराभाई के नेतृत्व में गठित अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थल्स की स्थापना का निर्णय वर्ष 1962 में लिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि थुम्बा भूचुंबकीय विषुवत रेखा यानी जियोमैग्नेटिक इक्वेटर के निकट स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न 10, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में जहां स्थित है वह है, यह है दार्जिलिंग में। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी हमें गलत बताना है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान, आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना। 2016 का प्रश्न, स्टार मतलब एक भी सही नहीं है। डिटेल देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में, दोनों ठीक। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में, आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर आंध्र प्रदेश में। स्पष्ट है विकल्प सी डी में दिए गए दोनों युग्म सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न 12, क्यान एनर्जी का मुख्यालय यह है स्कॉटलैंड में। क्यान एनर्जी विश्व की तेल और गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन से संबंधित प्रसिद्ध कंपनी है। इसका मुख्यालय स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग में। प्रश्न 13, सुमेलित करना है। रामेश्वरम, द्वारिका, सारनाथ, महाकाल मंदिर। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गुजरात। अब देखो यहाँ रामेश्वरम कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। दक्षिण का एक ही राज्य दिया है तमिलनाडु। मैंने मिलाया एक और दो से मिला दे, मुझे मेरा ऑप्शन मिल गया। आप अपने हिसाब से मैचिंग कर सकते हो। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में, द्वारका या द्वारिका गुजरात में, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में तथा महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में अवस्थित है। प्रश्न 14, सुमेलित कीजिए। ऐशबाग स्टेडियम, ब्रेवॉन स्टेडियम, ग्रीन पार्क, ईडन गार्डन। मुंबई, भोपाल, कोलकाता, कानपुर। तो ईडन गार्डन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेडियम है कोलकाता। अगर आप क्रिकेट खेल देखते होंगे, क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आपको पता होगा ईडन गार्डन कोलकाता में है। डी का 3, कंफ्यूज करने के लिए देखो 3 में दे रखा है 3। अब क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आपको ये भी पता होगा भाई ग्रीन पार्क जो है वो कानपुर में है। सी का 4, अब C4 ये ऑप्शन बी मिल गया मुझे। आप अपने हिसाब से मैचिंग कर सकते हो। सही सुमेलन ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में, ब्रेवॉन स्टेडियम मुंबई में, ग्रीन पार्क कानपुर, ईडन गार्डन कोलकाता। फिर सम्मिलित करना है। भूमिगत रेलवे आम ताले चावल, रत्नागिरी, कलकत्ता, देहरादून, अलीगढ़। तो अलीगढ़ के ताले बहुत मशहूर हैं। सी को मैंने मिला दिया 4 से, सी को 4 मिलाया, मुझे मेरा ऑप्शन मिल गया। आप अपने हिसाब से मैचिंग कर सकते हो। डिटेल दिया है। भूमिगत रेलवे मेट्रो रेल कलकत्ता पश्चिम बंगाल में ही सर्वप्रथम शुरू, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता मेट्रो सबसे पहले भारत में चली थी और भूमिगत थी।
इसलिए अक्सर पूछा जाता है प्रश्न। रत्नागिरी के आम, अलीगढ़ के ताले, देहरादून के चावल अत्यंत प्रसिद्ध है। अब देहरादून के चावल, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और ये घाटी क्षेत्र है, यहाँ पर बासमती चावल उगाया जाता है जो बहुत प्रसिद्ध है। खासकर चावल की जगह आप मान के चलो बासमती चावल। प्रश्न 16, डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी अवस्थित है, ये कहाँ थे? पश्चिम बंगाल में, कोलकाता। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता पश्चिम बंगाल में अवस्थित। प्रश्न 17, डिंडीगुल, डिंडीगुल कहाँ पर था? तमिलनाडु, ऑप्शन बी। डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर या जिला। यहीं पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शस्त्रागार की स्थापना की। तो ये डिंडीगुल इतिहास में भी पूछा जाता है, क्यों? हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से शस्त्रागार की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित जलमार्ग का लक्ष्य क्या है? हरित जलमार्ग वृक्षारोपण, निर्धनता उन्मूलन, आरोग्य सुविधा प्रदान करना, स्कूल त्यागने वाले छात्रों का नामांकन बढ़ाना, इनमें से कोई। ये है वृक्षारोपण से संबंधित। 29 सितंबर 2015 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरित राजमार्ग, वृक्षारोपण, प्रतिरोपण, सौंदर्यीकरण एवं रखरखाव नीति 2015 की शुभारंभ की घोषणा की थी। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी आपको गलत ढूंढना है। कोलन कच्छ मालाबार तट, गंगा का मैदान। अब जोड़ा बनाना है तो कोलन खनिज संसाधन है, सही बात। कच्छ वन संसाधन, कच्छ का रन है, वन संसाधन नहीं है वहां, वहां जल संसाधन, यही गलत है। मालाबार तट जल संसाधन, मध्य गंगा मैदान मृदा संसाधन। सही मैचिंग नीचे दे रखी है। प्रश्न 20, निम्नलिखित में कौन सा नाम सामान्यतः साड़ी के लिए प्रयुक्त नहीं होता? साड़ी के लिए नहीं, चंदेरी साड़ियां हैं, बनारसी साड़ियां हैं, कांजीवरम साड़ियां हैं, मुरादाबादी साड़ियां नहीं है। मुरादाबाद क्या था? पीतल नगरी, यानी ऑप्शन बी ही सही है। सिटी ऑफ ब्रॉन्ज की संख्या से अभी मुरादाबाद साड़ी के लिए नहीं है, तो पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे पीतल नगरी भी कहते हैं। प्रश्न 21, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? नहीं ढूंढना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री थे, बिल्कुल सही बात। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एरोनॉटिक्स से संबंधित, सही बात। डॉक्टर डीएस कोठारी भौतिकी से संबंधित, ठीक। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भूगर्भ शास्त्र, नहीं, ये थे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी एग्रीकल्चर से संबंधित। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भूगर्भ से नहीं बल्कि कृषि विज्ञान से संबंधित है। प्रश्न 22, जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ? जंगल महल कहाँ था? पश्चिम बंगाल। जंगल महल क्षेत्र पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। प्रश्नकाल में नक्सली गतिविधियों के कारण ये क्षेत्र काफी चर्चा में था। कब? 2012 में। वर्तमान में तो नक्सली गतिविधियां काफी हद तक कंट्रोल की जा चुकी हैं। प्रश्न 23, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम? अप्सरा, रट लो भाई, जितना रट सकते हो, अक्सर पूछा जाता है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम? अप्सरा। ट्रॉम्बे स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या वार्क, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इसका परिचालन अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? 1981, 1851, 1861। स्टार दिया है, 2011 का प्रश्न है। भारत में 1850 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई। 81 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। आगे 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 1850 अगर होता तो हम सही मान लेते हैं। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, यानी गलत ढूंढना है। लसुंदरा राजस्थान, अबलोली महाराष्ट्र, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा। इसमें गलत मैचिंग पहला ही है, लसुंधरा राजस्थान। लसुंधरा गर्म जल स्रोत गुजरात में है, राजस्थान में नहीं है। प्रश्न 26, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपरा राज्य, चपचार कुट त्योहार मिजोरम, खोंगजाम परवा गाथा गीत मणिपुर, थांगटा नृत्य सिक्किम। अब इसमें कितने सुमेलित हैं ये ढूंढना है। सही ऑप्शन है बी, यानी 1 और 2 सुमेलित है, तीसरा नहीं है। मिजोरम के लोकप्रिय त्योहारों मिमकूट, पॉलकूट तथा चपचारकूट में से चपचारकूट त्योहार मार्च के महीने में मनाया जाता है। इसे झूम यानी जंगल की कटाई के बाद मनाया जाता है। खोंगजाम परवा गाथा गीत तथा थांगटा नृत्य
अर्थात मार्शल आर्ट नृत्य है, मणिपुर की परंपरा है। इसलिए 1 और 2 सुमेलित हैं। प्रश्न 27, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुथुक्कुली सॉल तमिलनाडु, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र, उप्पाड़ा जामदानी साड़ी कर्नाटक। इन तीनों में कितने मैच हैं, कितने नहीं? तो इसमें केवल एक मैच है, पहला वाला, पुथुक्कुली सॉल तमिलनाडु, बाकी मैच नहीं है। ऑप्शन ए। बिहार की सुजनी कढ़ाई, कढ़ाई का एक खास रूप है। ये कढ़ाई मतलब जो कपड़े पे कढ़ाई बुनाई का काम है, उस कढ़ाई की बात कर रहे हैं। बंगाल की कांथा कढ़ाई से मिलती जुलती सुजनी में पहले मनचाहे डिजाइन का बेस तैयार करते हैं और फिर इस पर सिलाई करके उसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। उप्पाड़ा जामदानी साड़ी एक रेशम साड़ी है जिसकी बुनाई आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के उप्पाड़ा में की जाती है। पुथुक्कुली सॉल नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न 28, हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी, इन्होंने नाम दिया हिमालयी बिच्छू बूटी, इसको कहते हैं बिच्छू घास। एक छोटा सा पेड़ होता है जिसको छूने से हाथ में खुजली लगती है, कुछ इस तरह से महसूस होता है जैसे ततैया या बिच्छू काट लेता है, तब एहसास होता है। तो इसके महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी क्योंकि ये पाया गया है कि यह प्रति मलेरिया औषध का संधारणीय स्रोत है, ये जैव डीजल का संधारणीय स्रोत, ये कागज उद्योग के लिए लुगदी का संधारणीय स्रोत, ये वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत। ये प्रश्न 2019 का है, उस समय इसका डी ऑप्शन सही। अच्छा, वर्तमान में भी देखें तो बहुत छोटे स्तर पर बिच्छू घास से औषधियां बनाई जाती हैं। अब ये मलेरिया के लिए तो नहीं है, लेकिन छोटे स्तर पर, स्थानीय स्तर पर औषधियां बनाई जाती हैं, बहुत बड़े स्तर पर नहीं, इसलिए हम इसको सही नहीं मानेंगे। जैव डीजल नहीं बनता है। कागज वगैरह लुगदी है, अब कागज लुगदी बनती है नहीं, लेकिन हाँ ये अन्य बहुत सारे कामों में आते हैं और इसकी जो कलियां हैं उसकी लोग सब्जी बना के भी खाते हैं और इसके रेसे निकालकर उन रेसों से कपड़े भी बनते हैं। तो डी वाला तो ठीक ही ठीक है। डिटेल देख लेते हैं। हिमालय बिच्छू बूटी या बिच्छू घास हिमालय हिंदकुश क्षेत्र में पाया जाने वाला एक पौधा है जिसके रेशों का वस्त्र उद्योग में उपयोग काफी लोकप्रिय हो रहा है। ये पौधा नेपाल के साथ साथ भारत के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर तथा कई उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, जहां स्थानीय बुनकरों द्वारा इसका वस्त्र निर्माण में उपयोग बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 29, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी। मई जून के महीने में धूल भरी आंधियां, कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, हाँ संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति की वजह से। अब इस संवहनीय धाराएं आप समझो, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हो अच्छे से समझ रहे होगे, वरना आप एक चीज समझो, जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी एकदम से उबलना तो शुरू होता नहीं, पहले धीरे धीरे गर्म होगा, एक निश्चित तापमान पर जाने के बाद उबलना शुरू होगा और जब पानी उबलता है तो नीचे से ऊपर को उसमें बुलबुले बनते रहते हैं और पानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे उसमें राउंड राउंड घूमता रहता है बर्तन के अंदर। तो इस तरह से जो जल के कण नीचे से बार बार ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वो ऊष्मा का आदान प्रदान करते हैं। अच्छा, सेम यही स्थिति वायु के अंदर भी होती है। तो ये जो क्रिया है इसको कहते हैं संवहनीय धाराएं। ये जल में भी होती हैं, वायु में भी होती हैं। तो जब किसी स्थान पर तापमान बढ़ता है तो पृथ्वी की सतह से जो छूती हुई वायु है वो गर्म होती है, गर्म होकर हल्की होती है और ऊपर के संस्तरों में चली जाती है, और ऊपर की वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है तो वो नीचे बैठ जाती है। अब नीचे आने के बाद स्थल के संपर्क में आकर वो फिर से गर्म हो गई तो वो फिर ऊपर को चली गई, ऊपर वाली तब तक ठंडी हो गई, वो नीचे आ गई। तो इस तरह से वायु में भी संवहनीय धाराएं बन जाती हैं और पृथ्वी तल से ऊपरी संस्तरों में, ऊपरी संस्तरों से नीचे संस्तरों में वायु राउंड राउंड घूमती रहती है। तो ये संवहनीय धाराएं पानी में भी और वायु में भी, और ये धूल भरी आंधियों के लिए जिम्मेदार है मई जून के महीने में। दूसरा है अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है। नहीं, ये तो कोई खास नहीं हुआ। नेक्स्ट है अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी सही नहीं, यानी केवल एक सही है, ऑप्शन डी। डिटेल देख लो। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति उत्तरदायी है। कुछ स्थानों पर, ये ध्यान रखो, मतलब हर जगह यही कारण होगा ये हमेशा सत्य नहीं है, कुछ जगहों के लिए यानी छोटे स्तर पर ये सही है। तो इस प्रकार हमारा यह अध्याय यहाँ संपन्न होता है।
घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत 2 पार्ट थे, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो इस अध्याय के साथ-साथ हमारा जो पहला भाग था भारत का भूगोल, वो यहाँ संपन्न होता है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट हम आगे प्रारंभ करेंगे। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।